खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। आज पाकिस्तान की अदालती तारीख का या हिस्ट्री का एक बड़ा ही मुनफरिद और अहम दिन था। नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज पहली दफ़ा आके अपने बतौर चीफ जस्टिस केस की समाअत की, और ये फुल कोर्ट था जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो दरखास्तें आई हैं उनकी समाअत कर रहा था। और मुनफरिद बात ये थी कि इसको लाइव इसकी कवरेज की गई, यानी कि टीवी पर इसको लाइव दिखाया गया। आपने भी यकीनन अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा होगा। और पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी भी केस की लाइव कवरेज टीवी पर की गई हो। और चीफ जस्टिस ने इस पे कहा कि ये एक पायलट के तौर पे हमने ये काम किया है और मुनासिब समझा तो इसको आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। ये केस क्या है? केस बड़ा अहम है। केस ये है कि पार्लियामान ने एक कानून पास किया, उसके तहत उन्होंने 184(3) आइन का जो आर्टिकल है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को या सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो पब्लिक के इम्पोर्टेंट का यानी कि मुफाद आमा का और जो फंडामेंटल राइट से मुताल्लिक कोई भी इशू हो, कोई भी मौजू हो, उस पर खुद कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि सू मोटो ले सकता है। ये पावर दी जाती हैं। और इसके साथ साथ जो बेंच की तश्कील है वो आर्टिकल 199 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने प्रोसीजर तय करेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी उसके रूल्स बनेंगे उसके तहत ये देखा जाएगा कि वो अपने जो तरीक़ाकार है, जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी अदालती कार्रवाई को चलाना है, इंतजामी उमूर को चलाना है, उसको सुप्रीम कोर्ट को ये एम्पावर किया गया। माजी में अब तक ये होता आया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच तश्कील देते हैं, यानी कि कौन से जजेस किस केस को सुनेंगे, और इसके साथ साथ जो सू मोटो का इख्तियार है वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास रहा है। इस नए कानून के जरिए पार्लियामान ने कहा कि चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें आप दो सीनियर जजेस को और भी शामिल कर लें, यानी कि 3 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार आ गया कि वो मिल के सलाह मशवरे के साथ इस चीज़ का फैसला करेंगे कि बेंच कैसे तश्कील होगा, और साथ साथ इसके जो सू मोटो लेने का, खुद नोटिस लेने का इख्तियार है, उसके ऊपर एक और बात भी की गई, यानी कि उसके हवाले से एक अपील रख दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्योंकि हाईएस्ट जुडिशल फोरम है, अगर वो कोई फैसला देती है तो उसके खिलाफ अपील आप कहीं नहीं कर सकते। अब नए कानून के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद नोटिस लेते हुए कोई फैसला किसी केस पे करती है तो 30 दिन के अंदर अगर कोई एग्रीव पार्टी है उसके पास ये इख्तियार है या उसका राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दे। इस पर कुछ लोगों को, कुछ जमातों को, कुछ क्वार्टर्स को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उसको उन्होंने तशबीह दी कि ये अदलिया की आज़ादी को सल्ब करने के मुतरादिफ है, यानी कि पार्लियामान कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती कि जिससे अदालत की वर्किंग मुतासर हो बकौल उनके। और अगर कोई आपने तब्दीली करनी भी है तो उसके लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है 2/3 अक्सरियत के ज़रिए। एक सवाल यहाँ पे ज़रूर पैदा होता है कि ये तो बड़ी आसान बात थी किसी भी चीफ जस्टिस के लिए, चाहे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हो या कोई भी हो, वो इस चीज़ को मुस्तरद कर देते, खास तौर पे क्योंकि अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं तो उन्हीं के हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने इख्तियारात देने की बात है। और आज उन्होंने इसकी जिक्र भी किया कि अगर तो चीफ जस्टिस ये चाहते हैं कि वो ये इख्तियारात अपने पास रखें तो केस को सुनने का या फुल कोर्ट बनाने का किसी किस्म का कोई जवाब पैदा नहीं होता। लेकिन अगर एक शख्स ये समझता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठे हुए, कि ये बिल जो है या ये जो कानून है या जिसमें जो इस्लाहात की बात की गई है वो ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो हमने माजी में कुछ देखी, एक डिवाइड देखी या कुछ जज साहिबान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे इस हवाले से कि जो चीफ जस्टिस साहब के पास पावर्स हैं या माजी में रही हैं, उस हवाले से भी ये एक जो कलेक्टिव विजडम है वो उसका तकाजा यह था कि फुल कोर्ट बनाया जाए। इससे पहले जब फुल कोर्ट नहीं बना तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने दीगर केसेस को सुनने से माजरत कर ली थी कि जब तक इस केस का फैसला फुल कोर्ट नहीं करेगी वो केसेस में बेंच में नहीं बैठेंगे। एक खुशाइन बात है कि एक इदारा खुद से ये चाहता है कि उसके अंदर अगर कोई इस्लाहात की गुंजाइश है तो वो होनी चाहिए। और आज भी सारे का सारा जो दलाइल का महवर था, जो वकला हजरात यहाँ पे मौजूद, जो कोर्ट में मौजूद थे, और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ने भी इस पर दलाइल दिए, वो यही था। और बार बार बहुत से अनगिनत सवालात किए गए जज साहिबान की जानिब से, जिसका जवाब जब आएगा और उसके बाद अदालत यकीनन इस पर कोई फैसला करेगी। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं अजीम चौधरी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। यासीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ देर में इम्तियाज फारान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट। इससे पहले चौधरी साहब आपसे और यासीन साहब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं। राजा ज़फ़रुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा ज़फ़रुल हक साहब हमें ज्वाइन करने का। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं?
जी मेहरबानी, मैं आवाज सुन रहा हूँ। एक दफा फिर शुक्रिया राजा साहब। आज का एक तारीखी दिन था, मुनफरद दिन था। आपने भी यकीनन बराह रास्त कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से देखी होगी। पहले तो इस पे मैं चाहूंगा कि इससे एक बड़ा खुशगवार सा एक एहसास हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के वो जज साहिबान जिन्हें बहुत से लोगों ने जिंदगी में कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा, आज पहली दफा देख रहे थे, अदालत की कार्रवाई देख रहे थे और इस अहम मौजू पर जो गुफ्तगू या दलाइल या सवालात हो रहे थे वो देख रहे थे। एज अ सियासतदान आपको कैसा लगा ये देख के? मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो जिन लोगों के साथ बात हुई है उन्होंने भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है कि ये एक खुशगवार डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की जुडिशरी में। और जो इन्होंने हलफ उठाया और जिस तरीके से अपनी अहलिया मोहतरमा जिसने इनकी वजह से काफ़ी तकलीफें उठाई, वो भी उनको भी साथ खड़ा किया। और फिर किसी के खिलाफ कोई जो इख्तलाफ होता है उसको बड़ा प्लेजेंटली डील किया। और हलफ उठाने से पहले ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ से सारे जजेस को साथ लिया, 15 के 15 जजेस को जी। और उनको साथ लेकर ये ऐवान सदर गए। और वहाँ पर इन्होंने हलफ उठाया। और उसके बाद आज जब ये सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ भी अपनी निजी गाड़ी के ऊपर गए बगैर प्रोटोकॉल के। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी पुलिस गार्ड आपको सलामी पेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत काम करना है अभी, और बड़ी तादाद में कोई तकरीबन 55,000 से ज़्यादा मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, और लोगों को बड़ी मायूसी है कि उनके केसेस नहीं सुने जा रहे। तो इसलिए मैं ज़्यादा तवज्जो उसकी तरफ देना चाहिए। फिर ये जो उन्होंने सारे फुल कोर्ट बुलाई, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि फुल कोर्ट होनी चाहिए और बड़े फैसले उन्हीं के ज़रिए से होने चाहिए, तो डिवीज़न तो पहले से ही था, लेकिन इन्होंने फिर सबको साथ रख के, सबको साथ ले जाकर इन्होंने फिर आपस में ये फैसला किया कि इसको एक पब्लिक हियरिंग की तरह इसकी प्रोजेक्शन भी होनी चाहिए जी, ताकि लोगों को पता चले कि सवाल क्या है, जवाब क्या है, और क्या क्या दलाइल हैं, और क्या मुनासिब है और क्या गैर मुनासिब है। आम आदमी की समझ में भी ये चीज़ें आने वाली थी। दुरुस्त दुरुस्त। राज साहब, एक सवाल पूछूंगा आपसे। आपने डिवीजन की बात की। आप पाकिस्तान की अदालती तारीख उठा के देख लें, जस्टिस मुनीर, जस्टिस कॉन्स्टेंटीन, जस्टिस कॉर्नेलियस, जस्टिस मौलवी मुश्ताक, जस्टिस इरशाद हसन खान, आप नाम लें, तो ये सारे जज साहिबान अपने फैसलों की वजह से जाने जाते हैं। कुछ जज साहिबान को लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, कुछ को नहीं करते। अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन की बात है, परसेप्शन की बात है। जो डिवीज़न है या इख्तलाफ राय है, आपके ख्याल में ये कोई गलत बात नहीं है? मतलब उसमें इख्तलाफ राय हो सकता है, सियासतदानों के अंदर तो बिल्कुल ही होता है और उसका बरमला इजहार भी होता है, लेकिन अगर जज साहिबान के अंदर अगर किसी भी इशू पे क्योंकि इख्तलाफी नोट आते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अपना विजडम अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो भी फैसला आना है वो सामने आ जाता है। लेकिन ये वहाँ कुछ क्लियर नजर आ रहा था कि जो चीफ जस्टिस साहब मौजूदा जो है, उनके आने से पहले जो डिवीजन सा बना हुआ था वो वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। लेकिन इनकी हर मरले के ऊपर यही कोशिश होती थी कि सबको साथ लेकर चलें, मुशावरत उनसे करें। खा वो पहले उनका रवैया क्या था क्या नहीं था, लेकिन बड़ा प्लेजेंटली इन्होंने इस सारे सिलसिले को मशावरत से आगे चलाया। बल्कि जब तारीख देने का वक्त आया कि अगली तारीख कब हो, तो उन्होंने 3 अक्टूबर की तारीख दी, और साथ ही ये भी कह दिया कि 25 सितंबर तक
अगर अपनी आर्गूमेंट्स जो ओरल उन्होंने दिए उसके अलावा अगर कोई रिटन आर्गूमेंट्स देना चाहें या पॉइंट्स कोई और शामिल करना चाहें तो वो भी रिटन साथ दे दें, उनको भी शामिल किया जाएगा। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा राज साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख का तयन हो चुका है। इससे पहले भी शायद उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो पहले वापस आ जाते, पार्टी के कुछ रहनुमा भी चाहते थे कि वो जल्द अज जल्द वापस आएँ, उनके चाहने वाले या वोटर्स भी चाहते थे। तो क्या नून लीग के जहन में ये था कि ये तब्दीली जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रूनुमा हो जाए, उसके बाद ही मियां साहब को वापस आना चाहिए? मुमकिन है कोई ऐसी बात हुई हो, लेकिन जो ज्यादा मोहतात लोग थे उन्होंने यही कहा, क्योंकि आप देखते हैं कि ये इस केस के बारे में भी जो फैसला था वो साबिक चीफ जस्टिस साहब ने अपने आखिरी दिन इसका ऐलान कर दिया। ठीक, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया राजा जफरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान लीग नवाज के रहनुमा। यासीन आज़ाद साहब, आज पहले तो चाहूँगा कि जो सवाल राजा साहब से किया था कि एक मुनफरद दिन था आज की अदालती तारीख में पाकिस्तान की, आपको बतौर वकील, बतौर सुप्रीम कोर्ट बार के सीनियर रहनुमा की हैसियत से कैसा लगा आज का ये जो लाइव कवरेज आपने देखी, पूरी कौम ने देखी? मेरे नज़दीक आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरी दिन है। सूरत हाल ये थी कि आपको याद होगा कि इससे पहले पिछले 15 महीने में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के या पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार, हमारा मुतालबा ये था कि बाज़ इम्पॉर्टेंट केसेस में बेहतर यही है कि आप तमाम लोग एक दूसरे से मशावरत से और फुल कोर्ट बनाया जाए। और मुझे याद है कि जब पंजाब का केस चल रहा था, हमजा शहबाज शरीफ का और हमजा शहबाज का और परवेज़ इलाही का, तो उस वक्त हम साबका सदर सारे वहाँ गए और हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ओपन कोर्ट में यह दरख्वास्त की कि मेहरबानी करके फुल कोर्ट बनाएं और एहसास किस्म के जो केसेस हैं उनको फुल कोर्ट डिसाइड करे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हमारी बात को नहीं माना गया। उसके बाद जो सूरत हाल है वो आपके सामने है और एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया कि सबका 15 महीने के दौर में जो बेंच कंस्टिट्यूट की गई वो सीनियर जजेस को इग्नोर किया गया और एक बेंच जब कंस्टिट्यूट होती थी तो एक मैसेज लोगों को जाता था कि शायद ये वही जजेस हैं जो हम ख्याल जजेस हैं और इनकी तरफ से जो जजमेंट आएगा वो क्या सूरत हाल पैदा करेगा वो आप तमाम के सामने है। और 15 महीने के अंदर अंदर ऐसे फैसले किए गए जो हमारे लिए इंतहाई तकलीफ देह हैं और हम ये कहते हैं कि वो सारे जजमेंट रिविजिट होना चाहिए। जहां तक नए चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक है, इस पे जरा आपको पता है कि यासीन साहब प्रोसीजर एक्ट की वजह से जी एक सवाल पूछना चाह रहा था कि अभी आपने जो कहा कि रिविजिट किया जाए। उन्होंने जी यासीन साहब, मैं सवाल एक करना चाह रहा था। अभी आपने एक जुमला कहा कि आपका मुतालबा है कि वो फैसले जो पिछले 15-16 माह में किए गए उनको रिविजिट किया जाए। क्या ये उसी सूरत में मुमकिन होगा कि जब ये फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से कोई फैसला वाज़े तौर पे दे दे? देखें सर, इसके मतलब जस्टिस फैज इसा साहब के चीफ जस्टिस से पहले जो सूरत हाल थी वो ये थी कि उन्होंने किसी बेंच के अंदर बैठने से इनकार कर दिया। उनका ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो है ये एक कानून बन गया और माजी में आपने देखा होगा कि उसके कानून मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मैंने ये कभी नहीं देखा कि एक चीज़ कानून बनी ही नहीं और उसको पहले से आपने स्टे करके रोक दिया गया। तो पिछले 4-5 महीने से ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं उन्होंने किसी बेंच के अंदर नहीं बैठे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और उसने जो कानून बना दिया उस कानून के मुताबिक जो बेंच कंस्टिट्यूट करने का राइट है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस का और 2 सीनियर जजेस का है। और यही वजह है कि ओथ लेने के बाद चूँकि ये कानून आपके रास्ते में रुकावट था
और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने कम से कम 4-5 महीने किसी बेंच के अंदर बैठ के काम नहीं किया, उन्होंने हलफ लेने के बाद फौरी तौर पर फुल कोर्ट बनाया और इस कानून को टेकअप किया और आज उनकी भरपूर कोशिश थी कि इसका फैसला आज ही हो जाए ताकि फिर बंद कंस्टिट्यूट करने का मामला जो है ना आगे चले। लेकिन चूँकि बाद वजूहत की बिना पर बंद कंस्टिट्यूट जो करने का तरीक़ाकार था वो इस केस को फाइनल नहीं किया गया। लेकिन मैंने ये देखा कि फिर भी उन्होंने दोनों सीनियर जजेस से ये पूछा कि मीनवाइल चूँकि ये केस एडजर्न हो रहा है तो बंद कंस्टिट्यूट करने का राइट हम तीनों का है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ 1973 के आइन के बनने के बाद या 1980 में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनने के बाद 1980 से लेकर आए दिन तक जो बेंच कंस्टिट्यूट करते थे वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ही करते थे। लेकिन वक्तन फ़क्तन जब 184(3) का मिसयूज़ होने लगा और आपने अपनी दौर में 184(3) में एक लीडर को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया जबकि राइट ऑफ अपील नहीं था और एक आदमी को अपने 184(3) में लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो इस कानून में जहां रिव्यू का राइट था आपका, इस कानून में ये बात भी अब तय हो गई है कि 184(3) के तहत जब कोई आप ऑर्डर करेंगे तो राइट ऑफ अपील का मौका आप जी बिल्कुल आपने सही फरमाया यासीन साहब। एक मुख्तसर सी चीज़ एक पूछना चाहूंगा, उसके बाद अजीम चौधरी साहब आपकी जाने में इम्तियाज़ फरहान साहब भी आ गए हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। यासीन आज़ाद साहब, इसका ये मतलब हुआ कि जो आप बात कर रहे हैं और जिस तरीके से केस की प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है, तो जब से पार्लियामान ने ये कानून पास किया है उस वक्त से लेके अब तक के जितने फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, आपका मुतालबा है वो रिविजिट होने चाहिए, बशमूल नैब तरामीम का फैसला जो साबिक चीफ जस्टिस साहब ने अपने आखिरी दिन किया मुलाजमत के। सर मेरा कहना यह है कि एक पंजाब का जो मामला था हमजा शहबाज का और परवेज लाई का, वो केस रिविजिट के काबिल है। वक्तन फ़क्तन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नैब के कानून को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बताया, जजमेंट आए, लेकिन जाते जाते आपने क्या किया कि नैब के जो कानून में जो तब्दीलियां थी, एक को छोड़कर बाकी 9 को आपने कदम कर दिया। मैं ये कहता हूँ पार्लियामेंट मेरे नज़दीक सुप्रीम है। कानून बना साजी करने का काम पार्लियामेंट का है, किसी और का नहीं है। पार्लियामेंट जब कानून बना देती है तो अगर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो आपने सिर्फ ये देखना है कि उस कानून साजी में कहीं ऐसा कोई कानून तो नहीं बनाया गया जिससे लोगों के बुनियादी हकूक मुतसादिम हो। जी। तो उस हद तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि 184(3) का इस्तेमाल हमने इतना गलत तरीके से किया, वक्तन फ़क्तन हमने ऐसे फैसले किए जो मेरी समझ से बाहर थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल लेकिन आप मुझे उम्मीद है नए चीफ जस्टिस साहब के आने के बाद मामला जो है ना बेहतरी की तरफ जाएंगे और तमाम फुल कोर्ट को बैठाने का मतलब यह है कि जो एक डिवीजन सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर आ रही थी आज वो भी खत्म होते हुए बिल्कुल ठीक, पॉइंट वेल टेकन यासीन आज़ाद करेगा, बेहतर होगा जी बिल्कुल। अजीम चौधरी साहब, आज की कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिकॉर्डिक केस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जी फैसला कुछ भी हो मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन उससे कौमी ख़जाने को $5 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ। वो बात कर रहे थे, उस पर कॉमेंट एक कर रहे थे। सवाल ये है कि अब हम ये तसव्वुर करें जैसे यासीन साहब बात कर रहे थे कि जो उसका इस्तेमाल है वो बिल्कुल एक रेगुलराइज हो जाएगा, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी और जो भी कलेक्टिव विजडम के साथ जो है वो मामलात चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के। बहुत शुक्रिया आपका। बात करने से पहले खबर दे दूं जी। अभी जब मैं आ रहा था आपके प्रोग्राम में शिरकत के लिए तो रास्ते में पुलिस वालों ने रोका। मैंने पूछा खैरियत है? तो उन्होंने कहा वो नए चीफ जस्टिस साहब ने जाना है और वो कह रहे हैं प्रोटोकॉल नहीं लेना। तो मैंने कहा जब नहीं लेना तो क्यों रोक रहे हो? अगर वो लें तब भी रोकते हो, नहीं लें तब भी रोकते हो। तो उसने कहा जी आप जाइए, और वो मेरे सामने से गुजर के गए। वो प्रोटोकॉल नहीं ले रहे। वो पहले भी पैदल आते थे, बावजूद इसके कि उनके साथ जो स्टाफ का 1-2 लोग जो होते थे वो लाजमी हैं, वो तो होते ही हैं। लेकिन वो जो करोफर था 8, 10, 12 गाड़ियों का, वो पाकिस्तान की तारीख में अब कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आपने 184(3) के हवाले से रिकॉर्डिंग की बात की, अगर मैं सही समझा तो
आज चीफ जस्टिस साहब ने भी वही उसी उन्होंने तरफ वही इशारा बात किया। सिर्फ वही एक इशू नहीं था, और भी इशू थे। उसमें स्टील मिल भी थी, उसमें चीनी की कीमत भी थी, उसमें बहुत सारे मामला में थे, उसमें शहद की बोतल भी थी, उसमें जाने क्या क्या कुछ आता था। 184(3) होना तो चाहिए, लेकिन 184(3) के तहत जो फैसला है उस पर रिव्यू भी होना चाहिए। ये कि रिव्यू का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट एपलेंट कोर्ट है, और जब वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पे चली जाए और सेशन जज के तौर पर या हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम करे कोई जज साहब, तो एक रिव्यू तो बहरहाल होना चाहिए। ये जो बात आई 191 की कि इसके तहत किया जाए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक खातून रुकन ने पिछले साल अक्टूबर में अपनी तकरीर में ये कहा कि असेंबली को चाहिए कि वो 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं उनका असर नौ तयन कर दे। 1980 में बने थे और आइन इसकी इजाज़त देता है। बार बार आज ये बात की गई कि मैंने जो ओथ उठाया है वो आइन और कानून के तहत काम करने का उठाया है। गोया आइन भी होगा और कानून भी होगा। जहाँ आइन खामोश होगा वहाँ कानून बोलेगा और रूल्स उसके बाद बोलेंगे। रूल्स कानून के तहत बनते हैं और आइन के तहत कानून बनता है। एक चीज आपको, मुझे तो कम से कम ये बहुत ही खुशाइन बात लगी और आपको भी यकीनन लगी होगी कि जो जज साहिबान बैठे थे, मतलब किसी को स्पेसिफाई करना जो है मुमकिन शायद ना हो, वो पार्लियामान का और आईने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे थे, ऐसा महसूस हुआ उनकी ऑब्जर्वेशन से। और बार बार बात हो रही थी कि जी आइन और पार्लियामान सुप्रीम है, अगर उन्होंने कोई ये अच्छा काम किया है उसमें से क्या बुराई है। मैं आता हूँ जी, देखिए, मेरे और रियासत के दरमियान मेरे मुंतखब किए हुए जो नुमाइंदे थे उनके ज़रिए मुल्क का दस्तूर कायम हुआ या तहरीर हुआ या उसको मंजूर किया गया। ये मेरे और रियासत के दरमियान एक मुआहदा था बिलवास्ता तौर पर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए। इसमें जितनी मुझ पर जिम्मेदारियाँ हैं इतनी रियासत पे भी जिम्मेदारी है। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो मुझे इंसाफ फराहम करेगी, वो मुझे तालीम देगी, वो मेरी जान की हिफाजत करेगी, मेरे माल की हिफाजत करेगी, मेरे हकूक की हिफाजत करेगी, और कई जिम्मेदारियां हैं जो रियासत ने अपने जिम्मे ले ली हुई हैं आज खुद। और उसके बदले में रियासत ने मेरे ऊपर यह फर्ज कर दिया कि मैं रियासत का वफादार रहूंगा, कानून का पाबंद रहूंगा, आइन से वफादार रहूंगा, गद्दारी नहीं करूंगा, मुल्क दुश्मनी नहीं करूंगा, कानून शिकनी नहीं करूंगा और कानून के मुताबिक चीजों को लेकर चलूंगा। अब एक जंग थी और वह जंग यूं नजर आ रही थी कि पार्लियामेंट बालादस्त है या अदालत बालादस्त है। कानून तो पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन 63A के तहत जो इंसाफ किया गया था, मैं उसको इंसाफ नहीं कहूंगा, फैसला किया गया था, इंसाफ से महरूम था वो फैसला, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का इख्तियार किसी सूरत भी नहीं है। सही, ना 1980 के रूल्स के तहत, ना 191 के तहत, ना 175, 76, 77, 78, 209 तक चले जाए, किसी के तहत उनके पास ये इख्तियार नहीं है। ये कुल्लुहुम इख्तियार है कानून साजी का और आइन साजी का पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास जो बालादस्त है। ठीक। और जिस दिन ये बात आई ऐवान में कि ये बिल मंजूर किया जाए, प्रोसीजर्स एक्ट जो है, ये इसलिए हुआ था कि 63A पर जो फैसला आया था उस पर एक रद्द अमल आया था और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, 15 जज साहिबान उनकी नुमाइंदगी नहीं करते। वो आइन की तशरीह तो जरूर कर सकते हैं लेकिन आइन लिख नहीं सकते। बिल्कुल। और आज शायद जस्टिस अतर मिनल्ला या किसी और मुअज़्ज़ज़ जज ने ये नुक्ता भी उठाया जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि पार्लियामान में जो नुमाइंदे बैठे हैं वो आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इम्तियाज़ फरहान साहब, ये आर्टिकल 184(3) यानी कि अस खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है, ये शायद मामला ना पहुंचता। हमने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस उस वक़्त के इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया, उसको जुडिशल एक्टिविज़म का नाम दिया गया। फिर जस्टिस साकिब निसार साहब ने भी इस पर काफ़ी अस खुद नोटिस लिए जिनको बाद में बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया। अगर ये उस तरीके से ना होता और इसका जो भी इस्तेमाल हुआ, सही हुआ गलत हुआ, वो एक अलहदा बहस है, तो शायद आज ये मामला ना आता। लेकिन अब जब एक करेक्शन करने की बात आई है तो ये एक सोल सर्चिंग है जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से पूरी कौम को दिखा दी। तो ये इसमें बड़ा एक
खुशाइन पहलू है, ना सिर्फ अदालत के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आर्टिकल 184 क्लास 3 हो या कोई सा भी आर्टिकल हो, उसके इस्तेमाल का मसला नहीं है, उसके गलत इस्तेमाल का मामला है। और जितने मुकदमात हैं या जो 184(3) के तहत टेकअप किए गए थे, उनमें बदकिस्मती से अक्सरियत के बारे में ये राय है कि उनको गलत इस्तेमाल किया गया, यानी मेलाफाइड तरीके से इस्तेमाल किया गया, और उसकी वजह से ये ज़रूरत पेश आई। यानी आप ये देखें कि 2016 से पहले के भी तो 184(3) यूज़ किया जाता रहा या उसको यूटिलाइज किया जाता रहा, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जब ये सिलसिला चौधरी साहब से 2007 और ख़ास तौर पर जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उसके बाद से जो तसलसल के साथ ये मामला आया टिल मोहतरम अता बंदियाल साहब तक, तब उसके बाद ये ज़रूरत महसूस हुई कि इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन की जाए या कोई रूल, ये कोई कानून साजी जब हुई, रूल्स के हवाले से तो डिफाइन कर दिया अजीम चौधरी साहब ने भी और हमारे यासिन आज़ाद साहब ने। रूल्स बहुत बाद में आते हैं, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए लेजिस्लेशन, देन रूल्स होते हैं। रूल्स इदारा बनाता है, लेजिस्लेशन और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट का हक है। रूल्स जाहिर है कि उसमें बनाए जा सकते हैं। तो मसला आया कि 184(3) का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उसको कैसे सही किया जाए। आज आप एक बड़ी मिसाल देखें, जस्टिस, मैं जस्टिस इसलिए कह रहा हूं कि जो हमें इत्तलात मिली कि उन्होंने चीफ जस्टिस अपने आगे चीफ का लफ्ज भी इस्तेमाल करने से गुरेज करने को लेकिन हम तो उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही कहेंगे ना, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, यानी कि अभी फैसला नहीं आया, ये तो एक आईनी पोजीशन है। उसके एनीवेज आप जारी रखिए। जी, उसको भी उन्होंने आज फैसले से पहले भी जो सीनियर तरीन जज थे, जस्टिस सरदार तारिक खोसा हिद्दिक और ये जस्टिस एजाजुल हसन साहब, उनकी राय को किया और उन दोनों ने ओके भी किया उसको, कि यानी अभी फैसला नहीं आया, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया। देखिए, ये इसका असर तमाम जुडिशरी पे सिर्फ नहीं पड़ेगा, इसका असर हुकूमती उमूर पर भी पड़ेगा, इसका असर आपके इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ेगा। वो इस तरह कि इस वक्त हजारों केसेस जायदादों के साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी के भी इस वक्त पेंडिंग है आला अदालतों के अंदर, यानी स्टे हुए हैं और स्टे की वजह से उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा। एक अच्छी रिवायत का आगाज हुआ है और इससे होपफुली ना सिर्फ पार्लियामेंट के ऊपर, ना सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर, बल्कि मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और हमारी इकोनॉमी पर भी इसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। और उसमें आप देखेंगे कि एक गुड गेस्चर के साथ जो आपका आइन कहता है, मुकन्नना, अदलिया, इंतजामिया, जो एक कॉम्बिनेशन ट्राइका हमारे आइन ने बनाया है, मैं होपफुली इंशाल्लाह कि उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह अमल दरामद। वेरी राइट। यासीन आज़ाद साहब, अभी ये जो बात हुई ट्राइकोटमी ऑफ पावर की, और आज अदालत के अंदर भी ये नुक्ता जो है इस पर बहस की गई, ये कहा गया कि पार्लियामान अपने रूल्स जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट वो खुद बनाते हैं, या जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने रूल्स खुद बनाती है। इसी तरह अदलिया को भी आइन ने पाकिस्तान ने एम्पावर किया है कि वो अपने रूल्स जो है वो खुद उसको बनाए या उसमें तब्दीली करे। तो ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, अगर पार्लियामान रूल्स के अंदर कोई तब्दीली करने की कोशिश करती है तो आप समझें कि वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर में मतलब वो उसकी वायलेशन हो रही है, इन्फ्रेंच कर रही है दूसरी की जुरिस्डिक्शन में। एक आर्गुमेंट दिया गया, आपका टेक चाहूंगा मैं इस पे। सर, पहली बात यह है कि 1973 का जो आइन है हमारा, वो ज़ाहिर है पार्लियामेंट ने बनाया, जुडिशरी ने या किसी और इदारे ने नहीं बनाया। यही वजह है कि ऑनरेबल नए चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने आज ये बात कही कि हम हलफ लेते हैं आइन को प्रोटेक्ट करने का। तो आपने जो सिस्टम है वो अपने आइन के मुताबिक चलाना है और कानून के मुताबिक चलाना है। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है, और मेरे नज़दीक में ये बात अमूमन कहा करता हूँ कि हमारे इदारे जो है, माजी में जो हमारे इदारों का जो सिस्टम रहा है, वो इदारों ने एक दूसरे में के मामले में मदाखलत करके इदारों को तबाह बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की है।
मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट का इदारा वो इदारा है जो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के नुमाइंदों को नुमाइंदा बन के आते हैं। कानून साजी करने का इख्तियार उनका है, इसके अलावा किसी और को नहीं है। ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि किसी चीज़ की तशरीह करनी हो कानून की, किसी भी आर्टिकल की, तो तशरीह करने का इख्तियार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। लिहाजा तशरीह तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कानून साजी नहीं कर सकता। इसी तरह से पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, लेकिन वो किसी चीज़ की तशरीह नहीं कर सकती। आप जो सूरत हाल है, आप ये देख लें कि जब आइन बना हमारा, तो आइन के तहत जब आप एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट या आइनी इदारे उसके बाद वजूद में आए, उससे पहले नहीं आए। तो जब आइन बना तो उसके बाद जो हमारे आइनी इदारे हैं उनका वजूद अमल में आया। उसमें अदलिया का इदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये रही है माजी में कि हमारे इदारों के जो हेड आते रहे, उन्होंने कानून और आइन की जंग नहीं लड़ी, बल्कि अपने अना की जंग लड़ी। और अना की जंग लड़ने की वजह से अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि हमारे इदारे दिन ब दिन कमज़ोर होते गए। मैं आज भी ये कहता हूँ कि तमाम इदारों को अगर अपनी आइनी हदूद के अंदर रहकर वो काम करेंगे तो फिर किसी किस्म के कोई क्राइसिस नहीं होंगे। लेकिन जब आइनी इदारे एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करेंगे तो अल्टीमेट रिज़ल्ट ये निकलेगा कि क्राइसिस होंगे और उसकी सज़ा पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम भुगतेंगे। लिहाजा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद के अंदर रहकर काम करें, एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत ना करें, तो फिर पाकिस्तान का सिस्टम राइट डायरेक्शन में चलेगा, वरना नहीं चलेगा। आप मुझे ये बता दें, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बात पूछता हूँ कि इस वक्त तक हमारा कौन सा आइनी इदारा है जो राइट डायरेक्शन में काम करता हुआ नज़र आया? माजी में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो जजमेंट आए हैं, स्पेशली नेब का कानून जो है, नेब के कानून के मुताबिक बहैसियत वकील के मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ किया रहा कि वो एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून था और उस डिक्टेटर के कानून को ख़त्म करने में हमारी पार्लियामेंट अपना रोल प्ले कर सकती थी, जो उन्होंने नहीं किया। आज आपने देखा कि आज फिर एक दफ़ा नेब के कानून में जो अमेंडमेंट की गई थी उसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस जाते जाते ख़त्म करके गए। बेहतर यही था कि वो नए चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ देते। आपने 10 में से 9 आर्टिकल उड़ा दिए, 9 अमेंडमेंट को उड़ा के रख दिया। क्यों? फिर वो एक जो अमेंडमेंट थी उसको आपने मेंटेन क्यों किया? उसको भी ख़त्म कर देते। उसको आपने इसलिए ख़त्म नहीं किया कि उसमें बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, जिसको आपने खत्म नहीं किया, बाकी तमाम अमेंडमेंट को आपने खत्म कर दिया। इस पर तो क्या करप्शन का जो एलिमेंट है खाली पॉलिटिशियन में है, बाकी लोगों में नहीं है? बिल्कुल तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके मुतालिक आज मैं ये कहता हूं कि हमें सोच समझ के फैसले करने चाहिए, जिससे पाकिस्तान के लोगों को बेनिफिट मिले, ना कि वो क्राइसिस से दो चार हों। वेरी राइट। तो मुझे उम्मीद है अपने नए चीफ जस्टिस साहब से और तमाम जज साहिबान से कि वो मुतफिका तौर पर जो 2 जज साहिबान की कमी है उसको पूरा करें, सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस की तादाद को पूरा करें और फिर 17 जज बैठकर मजीद जो हमारे जजमेंट हैं वक्तन फक्तन आ रहे हैं उसको रिविजिट करें। वेरी राइट सर, वेरी राइट, पॉइंट वेल टेकन। मैं जरा अजीम चौधरी साहब से एक टेक ले लूं। अजीम चौधरी साहब, आज आपके पुराने दोस्त ख्वाजा तारिक रहीम साहब अदालत के रूबरू थे और वो दलाइल दे रहे थे और इस एक्ट के ख़िलाफ़ वो बात कर रहे थे और उनकी कोशिश या उनके दलाइल का मकसद यही था कि अदालत को बावर करा सकें कि ये कानून जो बनाया गया है दुरुस्त नहीं है। उनसे सवाल हुआ कि अगर पार्लियामान ने ये बनाया है तो गलत है, अगर यही सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान तब्दीली कर देते उन रूल्स में तब ये दुरुस्त होता है। यानी एक काम ठीक है और जिस पर उन्होंने भी यही कहा कि काम ये दुरुस्त है, लेकिन जो तरीक़ेकार है या जिस इदारे ने ये किया है वो ठीक नहीं है। तो ये उनकी कोई आर्गूमेंट मुझे ज़रा समझ नहीं आया, मैं चाहूँगा आप ज़रा रहनुमाई कर दें। उन्होंने जब कंक्लूड हो रहा था पूरा सेशन अदालत का और ये कहा कि मैंने मशवरे के साथ ये अपने साथी जजों के मशवरे के साथ ये तय किया है, तो उन्होंने कहा आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया, मैं भी तो यही चाहता था कि ऐसा ही हो। ख्वाजा साहब के दलाइल आज उस तरह के दलाइल नहीं थे जैसे वो आज से 10-15 साल पहले दिया करते थे। कमज़ोर केस था उनका। मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो कमज़ोरी की अलामात के साथ वहाँ खड़े थे। शायद उम्र का तकाजा है, या शायद इसलिए कि उमर अता बंदयाल साहब उनको अंकल कहा करते थे
और शायद उनकी सुनवाई उस वक्त ज़्यादा हो जाती। मैं दो चीज़ें इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कहना चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान का कोई चीफ जस्टिस हुकूमत को ये पैगाम भेजे कि अगर आपने जजों की तैनाती का ये तरीक़ाकार ना बदला तो मैं पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इनका स्ट्राइक डाउन कर दूंगा, ये क्या तरीका है? और अगर उसके बाद जज साहिबान जिस तरह के आए, उन जज साहिबान पर कोई उंगली उठाए तो उसके पास ये राइट है कि नहीं है कि वो भी तो एक मुतलकुल अनान चीफ जस्टिस हो सकता है ना, कि जो ये फैसला करे कि मैं स्ट्राइक डाउन नहीं कर दूंगा और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की एक नई अमेंडमेंट जो है वो सामने आए। पाकिस्तान में जजों की लेकिन इसमें कमजोरी आपकी पार्लियामान और आपकी सियासतदानों ने भी तो दिखाई ना। मैं भी यही कह रहा हूँ, पाकिस्तान में जजों की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील किया जाना चाहिए और मैं ये यकीन रखता हूँ कि आने वाली असेंबली इस काम को अब करके दिखाएगी। अमेरिका की मिसाल देना चाहता हूँ, बावजूद इसके कि हमारा और उनका तर्ज हुकूमत मुख्तलिफ है। बराक ओबामा के जाने में 6-7 महीने रहते थे, सुप्रीम कोर्ट के एक जज की सीट खाली थी और उन्होंने वहाँ तैनाती नहीं की थी कि आने वाला सदर जो भी होगा वो करेगा, और वह सदर उनके जो दूसरे साहब आए ट्रंप साहब, उन्होंने अपनी पार्टी के एक साहब को लगाया, रिपब्लिकन जज, रिपब्लिकन को। होता है कि वकला साहिबान की पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, लेकिन जब वकला साहिबान जज बन जाते हैं तो फिर वो एक ओथ लेते हैं और उस ओथ की अगर पासदारी ना की जाए तो फिर वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, वो भी आर्टिकल 5 के तहत आते हैं जिन्हें रियासत कानून वफादारी का सबूत देना होता अच्छा, है। एक चीज़ जो मुझे आज थोड़ी सी अजीब लगी या मुनासिब नहीं लगी, जो वकला हजरात आर्गूमेंट दे रहे थे और बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे सवाल भी किया कि आप ये बताएं कि इस कानून के तहत कौन सी आइन की शिक है जो वायलेट हुई है, उस पर उन्होंने ज़रा कम तबसरा या आर्गूमेंट किया वकला साहिबान ने, ख़ास तौर पे ख्वाजा साहब ने, और बार बार ये एक तासुर देने की कोशिश गई कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत कर रही है, यानी कि इदारों को आपस में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि टकराव की सूरत हाल है, मेरिट्स पे या उसकी लीगैलिटी पर गुफ्तगू या दलाइल जो थे वो कम सुनने को मिले। देखिए, एक तो कंट्राडिक्शन जो थी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कोई साबित नहीं कर सके ख्वाजा साहब या बाकी वकला साहिबान भी। दूसरा, वो कानून के मुताबिक भी ऐसा कुछ नहीं करके दे सके कि किस कानून के तहत ये वायलेट हो रहा है। लेकिन अब उनके सामने बेतहाशा सवालात हैं जिनका उन्होंने जवाब देना, तो शायद 25 सवालात के तो ख्वाजा साहब ने जवाब देने हैं, अटॉर्नी जनरल ने भी देने हैं। एक बात और कही गई और वो ये कि ये जो बोझ है 57,000 मुकदमात का, जिसमें चीफ जस्टिस पर बहुत दबाव है पाकिस्तान के अवाम की तरफ से भी, रियासत की तरफ से भी और उनके अपने मर्तबे और मनसब के हवाले से भी, वो उसकी तरफ तवज्जो देना चाहते हैं और उनके काम की तकसीम में अगर 2 जज साहिबान उनकी मदद करें तो मुझे या आपको क्या तकलीफ होगी। हमें रिलीफ मिलेगा पब्लिक को, और पब्लिक रिलीफ चाहती है। वो जो मैं पिछली दफ़ा में बात कर रहा था कि मेरे और रियासत के दरमियान एक मुआहदा हुआ, मुआहदा यकतरफा नहीं होता। अगर रियासत मेरे हकूक नहीं देगी तो मैंने जो रियासत के लिए बैत की हुई है मैं उस बैत से मुनकर हो सकता हूँ। मेरा ये राइट होगा कि जब वन साइडेड नहीं चल सकता मुआहदा, दोनों तरफ से पूरा होना है, तो रियासत को अपना मुआहदा पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को किरदार अदा करना होगा। और जिस तरह मोहतरम कायदी फायद ईसा साहब के साथ इंतकाम लिया गया, जिस तरह उनके रगेदा गया, उनकी अहलिया को रगेदा गया, पाकिस्तान के रियासती इदारों ने रगेदा, पाकिस्तान के सरकारी महकमों ने रगेदा, जो वो मातहत अदारे जो कहीं वजूद ही नहीं रखते, जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, वहाँ पर जाकर हाजिरियाँ दी जाएं और वहाँ उनसे बेइज्जती करवाई जाए आम शहरियों के तौर पर। अब वो इस प्रोसेस में से पूरी तरह गुजर के आए हैं। 27 साल की प्रैक्टिस भी उन्होंने की हुई है, अदालत में बैठ के भी देखा हुआ है, अदालत में इंसाफ मांगने के लिए भी वो गए हैं। मैं उनसे तवक्को करता हूँ कि वो पाकिस्तान में फैसले नहीं, इंसाफ को राइज करेंगे। ठीक, और अगर वो इंसाफ को राइज करेंगे तो पाकिस्तान बचेगा, अदरवाइज पाकिस्तान के लोग यकतरफा तौर पर अपना फैसला करने का हक रखते हैं। बिल्कुल ठीक। इम्तियाज फरहान साहब, माजी की बात हो रही थी और जाहिर है कि गलतियां सबसे हुई हैं, लेकिन कई मौक़ों पे ख़ास तौर पे पार्लियामान और सियासतदानों के पास भी एक
मतलब कई मौके आए कि जहाँ पे वो चीज़ों को बहुत बेहतरी की तरफ लेके जा सकते थे। मिसाल के तौर पे जैसे बात हुई थी अभी कि तब्दीली या क्या हो सकती थी, नैब की बात हुई, उसको ख़त्म नहीं किया गया। 18वीं तरमीम में बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो दुरुस्त और की जा सकती थीं, उसमें अच्छी बातें भी हुई, और ख़ास तौर पे जैसे बात हो रही है, अब आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि अगर आपने तब्दीली करनी थी 191 में तो आप आइनी तरमीम के ज़रिए करते। तो यानी कि जो 18वीं तरमीम को पास किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, फॉर्मुलेट किया जा रहा था, तब भी इसको अंडर डिस्कशन लाया जा सकता था। अब तो ये सारी की सारी बात सुप्रीम कोर्ट के मतलब केस है, लेकिन उसके साथ जब हुकूमत आएगी, कौमी असम्बली दोबारा जो मुंतखब होगी, तो फिर ये अवामी नुमाइंदों के पास ये बात आ जाएगी कि जो काम वो माजी में नहीं कर सके, अधूरे छोड़ दिए, उसको दोबारा से असर नौ शुरू करें, और अगर जो भी उसमें उनको कोई रुकावट है उसको भी दूर करने की कोशिश करें। देखें, 18वीं तरमीम के बाद भी तरामीम हुई है। आई थिंक 23 तरामीम हो चुकी हैं, और 18वीं तरमीम की भी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई थी, वही 184(3) की तरह कि जो 8 अमेंडमेंट थी उसके तहत जो 58(2) भी था उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था। ख़ास तौर पे उसका फोकस 18वीं तरमीम का वही था कि एक प्रेसिडेंट से ये इख्तियार लेके, फ़र्द वाहिद से इख्तियार लेकर इसको शिफ्ट कर दिया जाए, ये पार्लियामेंट की तरफ कर दिया जाए। अब आप ये देखें कि उसमें सदर का ये इख्तियार तो ख़त्म किया गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास अभी भी ये इख्तियार है कि अगर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दे कि असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाए तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी, 48 आवर्स में हो जाएगी अगर प्रेसिडेंट ना भी करे। तो उसकी ज़रूरत महसूस हुई 18वीं तरमीम की 58(2) के हवाले से। अब आप जो कह रहे हैं कि हमें रिव्यू करना चाहिए, बिल्कुल 191 भी रिव्यू होगा, मगर मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्लियामेंट अब प्राइम मिनिस्टर के जो ये इख्तियार है उसको भी विजिट करें, क्योंकि जो अभी जो पिछली पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो पहली मरतबा नो कॉन्फिडेंस भी कामयाब हुई, और उसके दौरान में एक जो एडवाइस की गई कि जी प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस कर दी और वो असेंबली डिसॉल्व भी कर दी, तो अब इसको भी कंडीशनल होना चाहिए, क्योंकि पंजाब असेंबली के अंदर भी ये प्रैक्टिस और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर ये प्रैक्टिस साबित हुई है कि इससे बहरान हल नहीं हुआ था, बहरान में इजाफा हुआ। तो अब ये चीफ मिनिस्टर साहिबान, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी ये पाबंदी होनी चाहिए कि विदाउट रीजन उसको ये कंडीशनल किया जाए कि विदाउट रीजन वो एडवाइस नहीं कर सकता, सॉलिड रीजन के साथ करे। जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो तो 58(2) की तरह अब ये जो पार्लियामेंट आई थिंक 48 का या जो भी इसका आर्टिकल है उसको भी अमेंड होना चाहिए। तो कंडीशनल ये पावर होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर के पास, चीफ मिनिस्टर के पास, कि वो एडवाइस रीजन। उसमें एक बात मैं ये करना चाहूंगा, ख्वाजा तारिक रहीम साहब, इम्तियाज सिद्दीकी साहब, ये दो थे, ऐसा लग रहा था कि ये पार्लियामेंट के अगेंस्ट है, और बड़ा इसमें वो तो खैर एक मामला है और थोड़ा सब्जुडिस भी है, उसकी निटी ग्रिटी में नहीं जाते। लेकिन यासीन आज़ाद साहब, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे कि एक तरफ बहुत सारे अहम आईनी मामलात भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हैं, पेश किए जाते हैं, चाहे वो असखुद नोटिस के जरिए हो या कोई दरख्वास्त लेके जाए, और उसके साथ साथ जिसका चीफ जस्टिस साहब ने भी आज जिक्र किया, वो 57,000 या इससे ज़्यादा जो बैकलॉग ऑफ केसेस हैं, जिसमें बहुत से सिविल या क्रिमिनल नेचर के भी केसेस होंगे। तो इस चीज़ को किस तरीके से आप समझते हैं रिजॉल्व किया जाएगा कि आईनी मामलात भी उतने ही अहम हैं कि जितने कोई इंडिविजुअल मैटर्स हो सकते हैं? देखें सर, पॉलिटिकल मामलात जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर हल होने चाहिए। पार्लियामेंट का ये लोगों की ये जिम्मेदारी है, ये पॉलिटिशियन का मामला ये है कि आप बेहतर है कि आपने तमाम इख्तिलाफात पार्लियामेंट के अंदर भेजें, लोग आपको इलेक्ट करके भेजते हैं। पॉलिटिकल केसेस जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आप देखें कि कितना टाइम ज़ाया होता है, जिसकी वजह से अगर वही केसेस अगर तमाम बेंच अपनी जगह काम कर रहे हैं तो मुमकिन है डेली के 10-15 केस डिसाइड हो जाएं, लेकिन पॉलिटिकल मामला जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं तो बदकिस्मती यह है कि उसमें काफ़ी टाइम ज़ाया होता है। मिसाल के तौर आज का दिन देख लें कि पूरा दिन एक केस में निकल गया, तो ये चीज़ें बहुत सारी हैं, डिपेंडेंसी वाकई बहुत ज़्यादा है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जो हमारे क्रिमिनल केसेस में मुलज़म का पता चला कि वो बेचारा या तो जेल के अंदर मर गया और उसके केस का फैसला बाद में आ रहा है। ये बहुत सारे मामलात हैं जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हमारे नए वाले हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन मामलात को देखेंगे
और कोशिश ये करेंगे कि जो पुराने केसेस बहुत अरसा दराज से पेंडिंग हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए, उन केसेस को डिसाइड किया जाए, क्योंकि लोग अरसा दराज से वेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे केस का फैसला कब होगा कब नहीं होगा। और मेरा दिल ये कहता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जिन्होंने आज एक स्टार्ट लिया है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनके दौर में केसेस के डिस्पोजल भी होगा, मामला भी आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक डिवीज़न थी वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म होगी और सुप्रीम कोर्ट अपनी खोई हुई साख को बाल बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब। मेरे इदारों की साख जो है। बहुत शुक्रिया आपका अजीम चौधरी साहब, आपका भी शुक्रिया। इम्तियाज़ फरहान साहब हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन, और जैसे यासीन आज़ाद साहब ने कि लोगों को अदलिया को और बहुत उम्मीदें हैं नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और जिस तरीके से उन्होंने आज अपना पहले दिन बतौर चीफ जस्टिस काम किया, उसका आगाज़ किया, उससे उम्मीद जागी है कि बहुत से ऐसे बुनियादी मसाइल जो माजी में हम देखते आए हैं, फेस करते आए हैं अदलिया के हवाले से, वो अब रेजोल्यूशन की तरफ, हल की तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।